वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है कि अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पेपर बचा है साइंस का, जिसको हम परीक्षा अध्ययन 2025 से कंप्लीट कर रहे हैं। देखो, अगर आपके पास 26 का परीक्षा अध्ययन है तो आप उसे भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि 25 और 26 में जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम दिया है, उन्होंने केवल फ्रंट पेज में ही चेंजेस किया है। एंड हमने इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से कवर अप कर लिए हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को कवर अप किए हैं। मतलब हमारा 6 नंबर का यहाँ से और 7 नंबर का यहाँ से ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होने जा रहा है, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, परमाणु एवं अणु, एंड चैप्टर नंबर फोर्थ, परमाणु की संरचना। मतलब साथ साथ टोटल इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने के बाद 14 मार्क्स तुम्हारा कंफर्म होने वाला है। तो चलिए फटाफट हम जंप करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड में और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा और 100% हमारे एग्जाम में मार्किंग होगी। थोड़ी मैं इसे जूम करता हूं ताकि आपका नजर टोटल ऑन स्क्रीन होना चाहिए। ओके, ऑल राइट। देखिए चैप्टर नंबर थर्ड क्या कहता है, परमाणु एवं अणु। इसके लिए जब हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 34 एंड ये रहा है आपके सामने 34 नंबर। अब यहां से हम सारे आईएमपी क्वेश्चंस को टिक करेंगे, समझेंगे। सो प्लीज ध्यानपूर्वक एक चीज को बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है, तो सिंपल सा आंसर लिखेंगे। एक परमाणु इकाई द्रव्यमान वह इकाई द्रव्यमान होता है जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के एक एक परमाणु का द्रव्यमान 1/12 भाग के बराबर होता है। मतलब सिंपल सा परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो जितना जो कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 मतलब ये युग की बात कर रहा है, तो इसका 1/12 भाग होता है, उसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। बस इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में देखा जा सकता है। मतलब मैं सिर्फ इसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा, VVVABIMP नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो देखो, तुम्हारे एग्जाम में आ जाए या द्रव्यमान संरक्षण का नियम या आए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न करते ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे हमारे पास पानी है, तो पानी के हम कई सारे अवस्था बना सकते हैं। अगर मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया ये ठोस बनेगा, अगर मैंने इसे गर्म कर दिया, हीट दे दिया, तो ये वाष्प बनेगा। तो हमने वाष्प को नए तरीके से बनाया नहीं है, हमने पानी को ही कन्वर्ट किया है ना। तो यही कहलाता है आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट याद रखिएगा, निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिकों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। मतलब जो निश्चित क्वांटिटी में अवेलेबल हो उसे निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आणविक द्रव्यमान का नियम। ठीक है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड अणु और परमाणु में क्या अंतर है। अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, उसे अणु कहते हैं। और परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उस तत्व का संपूर्ण गुण विद्यमान हो, उसे परमाणु कहते हैं। मतलब जो अणु होता है, अणु बहुत छोटे छोटे कण को कहते हैं, लेकिन उससे भी छोटा कण परमाणु होता है। बस इतना ध्यान रख सकते हो। मतलब जो तुम्हारे नग्न आंखों से दिखाई दे देना वो अणु है, जो दिखाई ही न दे वो परमाणु है ना। बहुत छोटे छोटे कण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाकी ये वाला देख लेना, आयन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो ये देख लेना, आवेशित परमाणु या परमाणु का समूह आयन कहलाता है, और इसके एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित का सूत्र लिखना है, सिंपल सा। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बनेगा, और देखो कई सारे सन में पूछा है, तो इन क्वेश्चंस को जितने यहाँ पर दिए ना सबको प्रिपेयर करना है। एंड ये रहे इसके आंसर। जैसे सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। सिंपल सा आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। सोडियम सल्फाइड का Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये सारा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम में 100% मार्किंग होगी। और कुछ सेटों में क्या करेगा, जैसे आपको दे देगा Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये क्या है पहचानो। तो ये Al मतलब होता है एल्यूमिनियम और SO4 मतलब होता है सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट है ना। इस प्रकार से तुम्हें कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे आगे तुम्हारे एग्जाम में आ गया CaCO3, तो Ca क्या होता है, कैल्शियम होता है, और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है ना। तो ये अगर तुमसे बन रहा है तो ये डेफिनेटली कर लोगे। तो मैं तो कह रहा हूं कि एक बार जितना यहां पर दिया है ना उतना बस पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो आयनिक यौगिक वे यौगिक जो जल में घोलने पर ऋण आवेशित कण में विभक्त होते हैं, उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है ऋण आवेशित बस नहीं बल्कि धना आवेशित दोनों कण में विभक्त हो सकता है, उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। ये देखो ना, ऋणावेशित यहाँ पर लिखा है, तो धन आयन या फिर ऋण आयन, यहाँ पर इसने ऋण आयन को मिस किया है, ऋण आयन में भी कन्वर्ट हो सकता है, उसे कहेंगे आयनिक यौगिक। वैसे मोस्टली हमेशा धन आयन में ही ये चीज होता है, क्योंकि आयनिक लिखा है ना आयन, तो हमेशा पॉजिटिव आयन ही होता है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की 3 अभिगृहित बताइए, या फिर सिंपल सा पूछता है कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट प्रिपेयर करना है स्थिर अनुपात का नियम, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर से तुम्हें पूछेगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा मतलब जिसे तुम खाने सोडा कहते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को स्किप करिए। नेक्स्ट हमारा आ गया चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना कैसे होती है। आइए यहां से क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, कोई भी आपको पीरियोडिक टेबल से कोई भी एलिमेंट उठा के दे देगा, पूछ लेगा कि बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। जैसे यहाँ पर कार्बन के बारे में पूछा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 6 होता है। एटॉमिक मास की बात करूं तो 12 होता है। अच्छा, कब एटॉमिक मास मतलब होता है परमाणु भार। देखो, कभी भी तुम किसी एलिमेंट का परमाणु भार निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका परमाणु क्रमांक तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कार्बन की मैं बात करता हूं, तो कार्बन पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट में 6 नंबर पर रखा है, तो उसका डबल कर दो। लगभग लगभग ये देखो क्या होता है, कभी कभी एग्जैक्ट डबल में हो जाता है, कभी कभी डबल थोड़ा कम होता है, कभी कभी डबल से थोड़ा अधिक होता है। बाकी लगभग तुम डबल कर दो और आंसर को टिक कर दो, तुम्हारा 100% सही होगा, है ना। तो लगभग डबल में चलता है, जितना एटॉमिक नंबर उसका डबल कर दो, निकला एटॉमिक मास। जैसे मैं बात करता हूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का है 7, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, बिल्कुल इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी अभी तुम्हारे ज्यादा काम का है नहीं, जब 11th क्लास में जाओगे तो फिर ये बहुत काम का आएगा। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है कि परमाणु एक धना आवेशित गोला होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूमता है, ठीक वैसे ही जैसे तरबूज है, और तरबूज में चारों तरफ दाने होते हैं। वो तरबूज खाए हो, अभी गर्मी आ गया है, अभी तरबूज मिलना चालू होगा, उसके चारों तरफ जो दाना है ना, वो समझो एक इलेक्ट्रॉन है, और जो तरबूज है ना, तरबूज में धंसा हुआ है। इस प्रकार से थॉमसन ने उसे एक्सप्लेन किया था। ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। कोई भी अगर परमाणु है तो वो हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज होता है। बस इतना याद रखना, बाकी ज्यादा कोई काम का है नहीं, है ना, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, कैथोड किरणें का 2 गुण बताना है। कैथोड क्या होता है, देख यार एक चीज याद रखना, 2 किरणें होती है, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड हमेशा धनावेशित होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो कैथोड होता है उसमें हमेशा ऋणावेशित मतलब हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये परमाणु ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा जा सकता है, 2019 और 20 में पूछा है, तो डेफिनेटली इसे एक बार देख लीजिएगा। एक चीज और देखना कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तीनों समस्थानिक का नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, एंड इसका ये संरचना जरूर याद रखना। ठीक है, बस बाकी क्लोरीन का याद रखना, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, तो इसको भी याद रखना। एक का होता है 17Cl35 और 1737, 1735 1737। अब देखो जरा 17, ये पता है क्या है, ये 17 जो है ये एटॉमिक नंबर है, मतलब परमाणु क्रमांक है, और जो 35 है ना वो एटॉमिक मास है, मतलब परमाणु भार है। तो देखो मैंने 17 को दोगुना किया तो 17 दूनी 34 होता है, लेकिन लगभग दोगुना है ना, ये देखो 35 है, लगभग है ना, तो इसे कहते हैं भाई साहब एटॉमिक मास। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये आपके ओटी में पूछा सकता है, ओटी मतलब होता है एग्जेक्टिव क्वेश्चन। वहां पर पूछेगा बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो याद रखना सर जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। याद ऐसे रखो, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक, ऐसे 5-6 बार बोलो, आराम से याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। नेक्स्ट, बोर वाली स्क्रीन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में मार्किंग नहीं होगा। बाकी फिर से यहाँ पर देखो कार्बन के बारे में पूछा है, पढ़ लेना भाई।
हाँ, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां अच्छे से पढ़ लेना। इस क्लास से लेकर के जब तक तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, वहां तक ये पूछता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। एक बार याद कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। क्या कहता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से परमाणु के अस्तित्व को पता नहीं चला। उसने ये नहीं बता पाया कि आखिरकार परमाणु है तो है कहां। तुम्हें पता है, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी की थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जानकारी हासिल करने के लिए। वो पता करना चाहता है भाई कि जो परमाणु होता है, तो परमाणु के सेंटर में क्या होता है। तो जब उसने अल्फा कणों की बमबारी की, तो जब सेंटर से जाके टकराता था अल्फा कण, रिटर्न आता था उसी डायरेक्शन में। उसे लगा भाई यहां तो कुछ लोचा है, रिटर्न क्यों आ रहा है। लेकिन जब न्यूक्लियस के अलावा और भी कोई भाग से अल्फा कण टकराते थे, तो तुरंत उसे भेद करके बाहर निकलता था। उसे पता चला भाई सेंटर से जहां पे रिटर्न आ रहा है, वहां पर हमेशा प्रोटॉन मौजूद होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। और जो भेद करके जहां से बाहर जा रहा है, वहां हमेशा निगेटिव चार्ज होता था, मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस प्रकार से उसने पता किया था। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने इसे समझा दिया है थोड़ा थोड़ा। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा जो माइंड है जरूर हिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल के लक्षण कौन कौन से थे। रदरफोर्ड को मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ के जाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संयोजकता किसे कहते हैं। किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्ष को पूर्ण भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को परस्पर साझा करना, उसको ग्रहण करना या उसे त्यागना ही कहलाता है संयोजकता। संयोजकता मतलब सिंपल से ऐसे समझो कि साझा करना। जैसे मुझे एक दुकान खोलना है, और एक दुकान खोलने के लिए कम से कम 8 रुपए चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मेरे पास 4 रुपए है, और मैं तुमसे बोलूंगा एक काम करो मेरे साथ, मेरे को तुम 4 रुपए दे दो, और हम दोनों मिलकर के एक दुकान खोलते हैं। संयोजकता मतलब साझा करते हैं, है ना। तो 4 का पार्टनरशिप तुम्हारा, 4 का पार्टनरशिप मेरा, हमने दुकान खोल लिया। चलो ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल समझो। अब मेरे पास 3 रुपए है, और तुम्हारे पास है 5 रुपए, और तुम्हें पता है 8 रुपए में दुकान बढ़िया खुल जाएगी। मैं बोला ये भाई मेरे पास 3 रुपए है, तुम ले लो, तुम ले लो, है ना। पार्टनरशिप नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि पार्टनरशिप होता है 50-50 परसेंटेज का। हाँ, वो आज के प्रादेशिक युग की बात अलग है कि हमारा 2% शेयर है, 4%, वो सब छोड़ो। ठीक है, अब मेरे पास 3 रुपए है, तो मैं बोलूंगा लो भैया 3 रुपए तुम ले लो और दुकान खोल लो तुम। तो यहां पर जो देने वाला है वो कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैं दे रहा हूं, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। तुम ले रहे हो, तुम्हारे पास निगेटिव चार्ज है, मतलब लेने वाला भाई निगेटिव चार्ज। अब जैसे तीसरा एग्जांपल समझो। मुझे दुकान खोलना है, मेरे पास है 7 रुपए, मुझे 1 रुपए कम पड़ रहे हैं, तुम्हारे पास है 1 रुपए। एक बात बताओ, 1 रुपए मुझे चाहिए तो मेरा काम हो जाएगा, तुम्हें चाहिए 7 रुपए, तो तुम 7 रुपए लेना पसंद करोगे कि 1 रुपए देना पसंद करोगे। डेफिनेटली 1 रुपए देना पसंद करोगे, क्योंकि 7 रुपए तुम्हें कहां मिलेगा, आराम से नहीं मिल सकता ना। तो जो 1 रुपए मुझे तुम दोगे, तो तुम्हारे पास 1 रुपए, तुम दाता हो ना, तुम डोनर हो, डोनेट करने वाले हो, तो तुम्हारे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और मैं ले रहा हूं तो मेरे पास आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक, तो बस इसे कहते हैं संयोजकता। यही कहलाता है देना लेना, और परस्पर 50-50% का पार्टनरशिप करना। ठीक, तो ये 3 कंडीशन इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन या तो दे रहे हो, या तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे हो, यही तीनों कंडीशन कहलाता है संयोजकता। खत्म। हाँ भाई, याद रखना थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का और बोर का परमाणु मॉडल। ये जो चार्ट बना है, चार्ट अच्छे से देख लेना, इनका चित्र देख लेना, इन्होंने क्या क्या बताया था। देखो थॉमसन ने क्या कहा था, भाई साहब जो तुम्हारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में भी निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे थॉमसन बता गए। यहीं पर आते हैं रदरफोर्ड, कहते हैं थॉमसन नाभिक होता है न्यूक्लियस, कुछ नहीं होता भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड जब बोर आता है तो ये कहता है भाई नाभिक है। जो रदरफोर्ड ने कहा था बिल्कुल सही कहा था। तो इनका मॉडल है, तीनों मॉडल को अच्छे से देख लेना, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, सांभारिक क्या होता है, ये चीज अच्छे से देख लेना। अब मैं इसे समझा देता हूं। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान तो मैंने बता दिया, समस्थानिक क्या होता है जरा इसे सुन लो। समस्थानिक का मतलब होता है कि जिसका स्थान समान हो। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट में जिसका स्थान समान होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भाई 1 नंबर में बैठा है ना।
एक नंबर में बैठा है तो हाइड्रोजन हमेशा एक नंबर में ही रहेगा। इसके 3 समस्थानिक बनते हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। मतलब हाइड्रोजन एक नंबर में बैठा है तो यहाँ पर सब जगह आपको एक एक मेंशन करना है इसका परमाणु क्रमांक, लेकिन इसके 3 रूप हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अरे ऐसे समझो कि यहाँ पर तुम्हारा घर बना है, ठीक है, लोकेशन तो फिक्स है कि यहाँ पर आपका घर है, ये तो तय है कि आपका घर जब कभी जनगणना होगी तो 15 नंबर पे, तो 15 नंबर पे ही रहेगा। लेकिन आज आप बैठे हो, कल आपकी शादी हुई, आपके 4 और बच्चे हो गए, तो वो भी तो इसी घर में बैठेंगे ना, तो वो उसके समस्थानिक हो गए। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट आता है आपका संभारिक। संभारिक का मतलब ये है जिसका भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। मतलब घर अलग अलग है, घर समझना, घर अलग अलग है लेकिन भार समान है। जैसे बगल में तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के बगल में मेरा घर है, तो घर अलग अलग है, लेकिन अगर तुम्हारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं और मेरे घर में जितने हैं, अगर उनके मैं वेट को काउंट करूं तो अगर 40 किलो के तुम लोग हो टोटल, तो 40 किलो के हम लोग भी टोटल, उसे कहते हैं संभारिक। संभारिक, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर एग्जांपल देख लो, कैल्शियम और आर्गन, देखो ये 40-40 समान है और यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक अलग है। इसका देखो 20 नंबर है, ये 18 नंबर पे बैठा है। बस इस प्रकार से तुम्हें याद रखना है। बस यार बाकी कुछ नहीं। एक और देख लेना, आइसोटोप्स एंड आइसोबार में डिफरेंस, ठीक है। और ये पूछेगा 2 नंबर में, अगर पूछेगा तो मोस्टली पूछता नहीं है, मोस्टली इसका डेफिनेशन ही हमेशा पूछता है कि बताओ आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। बस इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये है मेरे वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।